नमस्कार दोस्तों। विश्व ज्योग्राफी चल रही थी अपनी। इसमें हमने सौरमंडल, वायुमंडल, ग्रहण, ग्लोब, चट्टान, भूकंप, सुनामी, ये सारी चीज़ें कर ली थी। इसी श्रेणी में लगभग मान लीजिए अपना लास्ट टॉपिक है ज्वालामुखी। ठीक है, ध्यान दीजिए। ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसे ज्वालामुखी का नाम दिया गया है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन होते हैं, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट, हमारे एग्जाम में पूछते हैं कि पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, मैग्मा निकलता है, उसे ज्वालामुखी का नाम दिया जाता है। कई बार हमारे एग्जामों में ये पूछ लेते हैं कि नेक्स्ट, सबसे ज़्यादा पृथ्वी से क्या निकलता है? गैस निकलता है, विखंडित पदार्थ निकलता है, या जल वाष्प निकलता है? तो ये ज़रूर याद रखेंगे आप। ज्वालामुखी में जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होते हैं, सर्वाधिक निकलता है, ध्यान दीजिए, सर्वाधिक जल वाष्प। जल वाष्प सर्वाधिक निकलता है पृथ्वी के अंदर से जो लावा निकलता है, ये जो याद रखेंगे। सबसे पहले हमें गैस दिखाई देगी, सबसे पहले गैस निकलेगा। फिर आप याद कीजिए, फिर विखंडित पदार्थ, दूसरा क्या निकलेंगे? विखंडित पदार्थ निकलेंगे। विखंडित पदार्थ और फिर मैग्मा। मैग्मा के बारे में कहा जाता है कि जब मैग्मा पृथ्वी पर आ जाता है तो वो लावा का रूप धारण कर लेता है। कौन सा रूप धारण कर लेता है? लावा। ये जो याद रखेंगे, पृथ्वी के अंदर से जो आपका नेक्स्ट विखंडित पदार्थ निकलता है, यानी मैग्मा निकलता है, तो ज़रूर याद रखेंगे वो किसका रूप धारण कर लेता है? मैग्मा लावा का रूप धारण कर लेता है। ये जरूर याद रखेंगे। ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना से नेक्स्ट मैग्मा निकलता है, नेक्स्ट मैग्मा यानी लावा निकलता है, जरूर याद रखेंगे। ठीक है, जिस छिद्र से ज्वालामुखी निकलते हैं, इस छिद्र को किस चीज़ का नाम दिया गया है? कि क्या नाम दिया गया है? तो इसे नाम दिया गया है, ध्यान रखेंगे, इसे कैटर का नाम दिया गया है। कैटर, क्या नाम दिया गया है? कैरेटर। और कुछ वर्षों के बाद कैरेटर होता है, ये विस्तृत रूप धारण कर लेता है। कुछ वर्षों के बाद जो कैरेटर होता है ये विस्तृत रूप धारण कर लेता है। कौन सा रूप धारण कर लेता है? विस्तृत रूप, जरूर याद रखेंगे। तो जब इसका विस्तृत रूप हो जाता है तो उसे एक नाम दिया जाता है कालडेरा। याद रखेंगे, कालडेरा। ठीक है, जिस छिद्र से, जहाँ पे ज्वालामुखी अपना एक छिद्र बनाती है, उस छिद्र को, जिस छिद्र से मैग्मा निकलता है, उस छिद्र को क्या कहते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, इस छिद्र को क्या कहा जाता है भाई? नेक्स्ट, कैरेटर कहते हैं। जब ये कैरेटर होता है तो विस्तृत रूप धारण कर लेता है, तो इसे कालडेरा का नाम दिया जाता है। और ध्यान दीजिए, वर्षा ऋतु में, नेक्स्ट वर्षा ऋतु में क्या होता है? नेक्स्ट, ये कालडेरा होता है, ये पानी से भर जाता है। किससे भर जाता है? तो ये पानी से भर जाता है। तो पानी से भरने के बाद नेक्स्ट, इसके बारे में कहते हैं कि ये ज्वालामुखी निर्मित झील, ये ज्वालामुखी निर्मित झील कहलाती है। ये जरूर याद रखेंगे आप। इसे कैरेटर झील भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी निर्मित झील भी बोल सकते हैं, कैरेटर झील भी बोल सकते हैं, ज्वालामुखी निर्मित झील भी बोल सकते हैं। और हमारे एग्जामों में काफ़ी बार आता है, भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है? तो कौन सी झील है? आप याद कर दीजिए, नेक्स्ट, लोनार महाराष्ट्र में। तो मैंने बताया आपको कि पृथ्वी के अंदर से जो पृथ्वी की गर्मी बाहर आती है, सबसे पहले क्या आएगा? विखंडित गैस आएगी, यानी जल वाष्प आएगा। सबसे ज़्यादा क्या आता है? तो जरूर याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा जो आता है वो जल वाष्प आता है। ये जरूर याद रखेंगे। कई बार ये क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया, जब ज्वालामुखी आता है तो सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? तो जल वाष्प। फिर उसके बाद में क्या निकलेगा? गैस, जलवाष्प यानी गैस। नंबर 2 फिर क्या आएगा? याद कीजिए, विखंडित पदार्थ। नंबर 3 क्या आएगा? मैग्मा। जब मैग्मा पृथ्वी पे आ जाता है तो वो किसका रूप धारण कर लेता है? लावा।
अब ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट जहां से नेक्स्ट ये विखंडित पदार्थ गैस या लावा निकलते हैं उस छिद्र को क्या कहते हैं? कैटर। और वो कैटर होता है, ध्यान दीजिए, वो जब विस्तृत रूप धारण कर लेता है तो उसे कालडेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कालडेरा। वर्षा ऋतु में, नेक्स्ट ध्यान दीजिए, वर्षा ऋतु में नेक्स्ट उस कालडेरे में पानी भर जाता है तो वो ज्वालामुखी निर्मित झील कहलाती है। वर्षा ऋतु में वहाँ पे जब पानी भर जाता है तो वो ज्वालामुखी निर्मित झील कहलाती है। और भारत की एकमात्र ज्वालामुखी निर्मित झील है, वो कौन सी है? तो जरूर याद रखेंगे, वो है अपनी लोनार। चलिए, ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी हमारे बन सकते हैं। ध्यान दीजिए, लावा। लावे के बारे में दो तरह से कहा जाता है कि लावा दो प्रकार का होता है, एक होता है एसिड लावा और एक होता है बेसिक लावा। ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, एसिड लावा और बेसिक लावा जरूर याद रखेंगे। अब यहां से क्वेश्चन आ जाए, एसिड लावा और बेसिक लावा में क्या अंतर है? ठीक है, इसमें अंतर होता है नेक्स्ट सिलिका। सिलिका की मात्रा अधिक होती है, सिलिका, ठीक है, सिलिका की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। नेक्स्ट, तो यहां पे सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, ये जरूर याद रखेंगे। और यहां पे सिलिका की मात्रा कम होती है। यहां पे सिलिका की मात्रा क्या होती है? ज्यादा, यानी सिलिका है प्लस। और यहां पे सिलिका की मात्रा होती है कम, यानी सिलिका है माइनस। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। तो जहां पे सिलिका की मात्रा ज्यादा होती है, ध्यान रखेंगे, वो लावा गाढ़ा होता है। वो कैसा लावा होता है? गाढ़ा, ठीक है, वो लावा गाढ़ा होता है, ये जरूर याद रखेंगे। और नेक्स्ट, जहां पे सिलिका की मात्रा कम होती है वो पतला लावा होता है, ठीक है। अब जैसे ध्यान से देखिए, नेक्स्ट इस तरह का हमने ये जैसे यहां से ज्वालामुखी निकला, ठीक है। अब जो एसिड लावा था वो यहां पे जम गया, वो गाढ़ा हो गया, जरूर याद रखें, ये गाढ़ा था। इस तरह से ये पर्वतों का रूप भी देते थे, कुछ हम ज्वालामुखी पर्वत भी पढ़ेंगे, तो ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और यही नेक्स्ट बेसिक लावा निकला, तो बेसिक लावा जहाँ से निकला अब वो नीचे आ जाएगा, क्योंकि उसमें सिलिका की मात्रा नेक्स्ट ज़्यादा है तो वो नीचे आ जाएगा, ये जरूर याद रखेंगे। तो जो मैग्मा बाहर निकलता है पृथ्वी पे, जिस मैग्मा को निकलने के बाद नेक्स्ट उसे लावा का नाम दिया जाता है। लावा दो प्रकार का होता है, नेक्स्ट एक गाढ़ा और एक पतला, जरूर याद रखेंगे। एसिड लावा होता है, उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है तो वो गाढ़ा होता है, ये जरूर याद रखेंगे। और जो बेसिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है तो वो पतला लावा होता है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, जरूर याद रखेंगे। क्लियर? ज्वालामुखी के संदर्भ में कुछ इस तरह का भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिए कि ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है। ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है? तो ज्वालामुखी 3 प्रकार का होता है, ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 1, सैकिरीय ज्वालामुखी। अब जो सैकिरीय ज्वालामुखी होता है ना, नेक्स्ट वहाँ पे लगातार पृथ्वी के अंदर से नेक्स्ट ज्वालामुखी निकलता रहता है, उसे सैकिरीय ज्वालामुखी कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे आप, ठीक है। सैकिरीय ज्वालामुखी की बात करें तो बड़ा प्रसिद्ध सा स्थान है सैकिरीय ज्वालामुखी का, कियालू। ये कियालू है कहाँ पे? तो ये है अपना हवाई द्वीप पे, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट हवाई द्वीप पे कियालू सैकिरीय ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है, और सैकिरीय ज्वालामुखी का सबसे अच्छा उदाहरण है, ये जरूर याद रखेंगे, कियालू, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट एटना। एटना भी सैकिरीय ज्वालामुखी का उदाहरण है और है कहाँ पे? इटली में, ये जरूर याद रखेंगे। ये सैकिरीय ज्वालामुखी के उदाहरण है सारे के सारे। नेक्स्ट उसके बाद में स्ट्राम्बोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे, स्ट्राम्बोली। नेक्स्ट स्ट्राम्बोली, ठीक है। इसे नेक्स्ट याद कीजिए, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे।
इसे भूमध्य सागर का क्या कहते हैं, प्रकाश स्तंभ। तो ये भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, कई बार पूछ लेते हैं। कियालू भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई द्वीप में। एटना भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है इटली में। और स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में है, तो इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है, ये जरूर याद रखेंगे। ये सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण ही है, जैसे कि फ्यूजियामा, ठीक है, फ्यूजियामा, ये भी आपका सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फ्यूजियामा जापान में है, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, और अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन बना सकते हैं कि बैरन द्वीप, ठीक है, अपनी एग्जामों में ये क्वेश्चन आता है, बैरन द्वीप, ठीक है। तो याद रखेंगे बैरन द्वीप भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। बैरन द्वीप है कहाँ पे, तो आप याद कीजिए अंडमान और निकोबार में बैरन द्वीप, ठीक है। कहाँ पे, तो जरूर याद रखेंगे बंगाल की खाड़ी में, ये जरूर याद रखेंगे। ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है, जैसे कियालू हो गया हवाई द्वीप, ठीक है, एटना हो गया इटली, स्ट्रोम्बोली हो गया भूमध्य सागर, और फ्यूजियामा हो गया जापान, बैरन द्वीप हो गया अंडमान निकोबार में। ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और जब भी सक्रिय ज्वालामुखी की बात की जाती है तो हम माउंट ओजस डेल को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, ठीक है, ओजस डेल, ये जरूर याद रखेंगे। ओजस डेल दक्षिणी अमेरिका। नेक्स्ट, यहां से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाते हैं, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। तो ये कुछ नेक्स्ट सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, जरूर याद रखेंगे। यानी सक्रिय ज्वालामुखी की एक निश्चित समय अवधि में यहाँ से ज्वालामुखी निकलती रहती है, एक निश्चित समय अवधि में यहाँ से ज्वालामुखी निकलती रहती है। कियालू बड़ा प्रसिद्ध सा स्थान है, ये जरूर याद रखेंगे। कियालू के बारे में पूछा जाता है हमसे, काफ़ी बार एग्जाम पूछते हैं कियालू क्या है, तो एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। एटना क्या है, ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। स्ट्रोम्बोली क्या है, इसे तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं, स्ट्रोम्बोली भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। फ्यूजियामा क्या है, ये भी एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और अपने एग्जामों में काफ़ी बार ये क्वेश्चन बनता है, बैरन द्वीप कौन सी ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। और माउंट ओजस डेल की बात करें तो माउंट ओजस डेल भी सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। मैंने बताया कि ज्वालामुखी के संदर्भ में कहा जाता है कि ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। तो जो पहला जो प्रकार होता है उसके संदर्भ में कहा जाता है कि नेक्स्ट यहाँ से निरंतर ज्वालामुखी निकलती रहती है। जो दूसरी ज्वालामुखी होती है नंबर 2, ध्यान दीजिए, नंबर 2, ठीक है, प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी, ध्यान दीजिए कि यहाँ से क्या होता है कि ज्वालामुखी के बारे में सबसे विशेष लाइन लिखी जाती है कि निकला था और आगे भी निकल सकता है। जैसे सक्रिय में तो निरंतर चलती जाती है, कि यहाँ से ज्वालामुखी निकला था और आगे भी निकल सकता है। इसका जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो याद कीजिए हमारे एग्जामों के लिए, नारकोंडम, ठीक है। नारकोंडम कहाँ पे है, ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है कहाँ पे, तो याद रखेंगे अंडमान निकोबार या फिर बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी, तो ये जरूर याद रखें, ये प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है नारकोंडम। तो यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में काफ़ी बार बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से सेंट हेलेंस यूएसए में, सेंट हेलेंस यूएसए में, ये भी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। यहाँ से भी ज्वालामुखी निकली थी और भविष्य में भी ज्वालामुखी निकल सकती है, तो ये सेंट हेलेंस भी प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसी तरह से चलिए आगे, कोटोपैक्सी, वेरी इंपॉर्टेंट, कोटोपैक्सी, ठीक है। कोटोपैक्सी नेक्स्ट प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये है इक्वेडोर में, ये जरूर याद रखेंगे, इक्वेडोर में।
तो ये जो उदाहरण है, जैसे नारकोंडम, नारकोंडम के बारे में विशेष क्वेश्चन जो होता है वो कौन सा होता है कि नारकोंडम अंडमान निकोबार में, और कौन सी ज्वालामुखी का उदाहरण है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का। उसी तरह से सेंट हेलेंस नेक्स्ट, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, यूएसए में है। और कोटोपैक्सी नेक्स्ट, ये इक्वेडोर में है, और ये भी कौन सी ज्वालामुखी का उदाहरण है, नेक्स्ट प्रसुप्त। अब जो तीसरी ज्वालामुखी होती है उसके संदर्भ में क्वेश्चन क्या बनता है कि वो होती है मृत ज्वालामुखी, यानी शांत ज्वालामुखी। जो तीसरी ज्वालामुखी होती है इसके संदर्भ में क्वेश्चन क्या होता है कि मृत ज्वालामुखी या शांत, मृत या शांत ज्वालामुखी। अब यहां से क्वेश्चन क्या बनता है कि यहां से कभी ज्वालामुखी निकली थी, अब निकलने की कोई भी संभावना नहीं है, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मृत ज्वालामुखी या शांत ज्वालामुखी, इसके संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ से ज्वालामुखी निकली थी, अब निकलने की कोई भी संभावना नहीं है। इसके जो उदाहरण है वो देख लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट कोहे सुल्तान, इसका उदाहरण है कोहे सुल्तान। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है पोपा। ठीक है, ये है नेक्स्ट मृत ज्वालामुखी के उदाहरण। इसी तरह से आप याद कीजिए किलिमंजारो, किलिमंजारो ये भी एक मृत ज्वालामुखी का उदाहरण है, तंजानिया। ठीक है, जरूर याद रखेंगे। तो इस तरह से कहा जाता है कि जो ज्वालामुखी होती है उसको 3 भागों में विभाजित किया जाता है, ये जरूर याद रखेंगे यहां से क्वेश्चन बने तो। क्लियर, मैंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से जो मैग्मा निकलता है, जो लावा निकलता है, जो जलवाष्प निकलता है, उसे ज्वालामुखी का नाम दिया जाता है। क्या नाम देते हैं उसे? ज्वालामुखी। यानी पृथ्वी की जो गर्मी बाहर निकलती है, पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना से गर्मी बाहर आती है, उसे ज्वालामुखी का नाम दिया जाता है। ज्वालामुखी जब निकलता है तो सर्वाधिक क्या निकलता है? जलवाष्प। जैसे सबसे पहले निकलेंगे गैस, फिर निकलेंगे विखंडित पदार्थ, फिर निकलेगा मैग्मा। मैग्मा जब अंदर से निकलता है तो वो निकलकर नेक्स्ट लावा का रूप धारण कर लेता है। मैग्मा जो अंदर से निकलता है वो लावे का रूप धारण कर लेता है। जिस छिद्र से ये ज्वालामुखी के विखंडित पदार्थ मैग्मा लावा निकलता है, उस छिद्र को कैरेटर कहते हैं। और कुछ समय बाद क्या होता है कि कैरेटर नेक्स्ट विस्तृत रूप धारण कर लेता है। कैरेटर कुछ समय बाद विस्तृत रूप धारण कर लेता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। वर्षा ऋतु में इस कैरेटर में पानी भर जाता है, जो ज्वालामुखी निर्मित झील कहलाती है। क्या कहलाती है? ज्वालामुखी निर्मित झील। और भारत में जो ज्वालामुखी निर्मित झील है वो एकमात्र झील है। काफ़ी बार अपने एग्जामों में पूछते हैं कि कैरेटर झील कौन सी है भारत में, ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है भारत में, तो एक ही झील है। और वो कौन सी झील है? तो ज़रूर याद रखेंगे, लोनार महाराष्ट्र में। मैंने कहा जो लावा निकलता है वो 2 प्रकार का निकलता है, एक बेसिक लावा होता है, एक एसिड लावा होता है। जो नेक्स्ट ध्यान दीजिए, जो एसिड लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है, तो वो गाढ़ा होता है, वो उसके पास भी जम जाता है। जो बेसिक लावा होता है उसमें सिलिका की मात्रा कम होती है, वो पतला होता है, तो वो दूर तक फैल के जाता है। ये जरूर याद रखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकता है कि जो ज्वालामुखी के माध्यम से लावा निकलता है वो कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। ज्वालामुखी कितने प्रकार की होती है? तो 3 प्रकार की। एक तो वो ज्वालामुखी होती है जो निरंतर चलती रहती है, जैसे सहकिरिया ज्वालामुखी निकले कहते हैं। ठीक है, एक होती है भी ज्वालामुखी आई थी और आगे भी आने की संभावना है, उसे हम दूसरे प्रकार की ज्वालामुखी बोलेंगे, प्रसुप्त ज्वालामुखी। एक मृत ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी होती है, उसके संदर्भ में कहा जाता है कि कभी हजारों साल पहले यहाँ पे ज्वालामुखी आई थी और आगे आने की संभावना न के बराबर है, तो वो मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ये जरूर याद रखें। सहकिरिया ज्वालामुखी यानी निरंतर यहाँ से जो ज्वालामुखी निकलती रहती है, उसके संदर्भ में हमारे क्वेश्चन होते हैं। वो क्या होते हैं? कियालू हो गया, जैसे सहकिरिया ज्वालामुखी का उदाहरण है हवाई द्वीप में हो गया। एटना हो गया, ये इटली में है। सहकिरिया ज्वालामुखी का उदाहरण है स्ट्राम्बोली हो गया भूमध्य सागर में, जिसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। फ्यूजियामा हो गया जापान में। बैरन द्वीप हो गया अंडमान निकोबार में। ज़रूर याद रखेंगे, हमारे एग्जामों में बैरन द्वीप सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछते हैं। बैरन द्वीप हमारे एग्जामों के लिए, बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में, बंगाल की खाड़ी में। चलिए, उसके बाद में माउंट ओजस डेल हो गया दक्षिणी अमेरिका में, ये भी एक नेक्स्ट ज्वालामुखी पर्वत है।
ये जरूर याद रखें। प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी यानी ज्वालामुखी निकली थी और आगे निकलने की संभावनाएं हो सकती है। तो नेक्स्ट, हमारे देश में ज्वालामुखी के दो ही उदाहरण हैं, ये जरूर याद रखेंगे। एक तो कौन सा है, बैरन द्वीप जो अंडमान निकोबार में है, और एक कौन सा है, नारकोंडम द्वीप। नारकोंडम द्वीप भी कहाँ पे, आपका अंडमान निकोबार यानी बंगाल की खाड़ी में, ये जरूर याद रखेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। इसी तरह से सेंट हेलेंस देख लीजिए, नेक्स्ट ये भी एक प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण। और कोटोपैक्सी इक्वेडोर में, नेक्स्ट कोटोपैक्सी इक्वेडोर में ये भी एक नेक्स्ट प्रक्षुब्ध ज्वालामुखी का उदाहरण है। उसके बाद में मैंने बताया कि जैसे मृत यानी शांत ज्वालामुखी, पहले कई साल पहले या हजारों साल पहले ज्वालामुखी निकली थी, आगे भी नए के बराबर इसकी संभावनाएं हैं। तो ये जरूर याद रखेंगे। कोहे सुल्तान, पोपा, किलिमंजारो, ये शांत और मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। जब भी पृथ्वी के अंदर से ज्वालामुखी निकलती है तो आप याद कीजिए, नेक्स्ट मैंने बताया था आपको कि जो ये लावा होता है, लावा होता है, ये आप याद कीजिए आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। कौन सी चट्टान का रूप धारण कर लेता है, तो आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको चट्टानों में करवाया था। और फिर जब ज्वालामुखी निकलता है तो कुछ मैंने इस तरह की आकृति बताई थी, अगर आपको याद है तो ठीक है, याद कीजिए। नेक्स्ट, डाइक, मैंने बताया था आपको अर्धवाकार की आकृति बनती है पृथ्वी के अंदर, आंतरिक संरचना में होती है ये, ठीक है। इसी तरह से सील, आप याद कीजिए, मैंने बताया था समांतर, समांतर शील होती है, वो आकृति समांतर होती है। ये सील प्रकार की आकृति बनती है, ये जरूर याद, ये आकृतियाँ होती है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में। कई बार हमसे एग्जाम में पूछते हैं डाइक क्या है, सील क्या है, तो ये जरूर याद रखेंगे। इसी तरह से चलिए लैकोलिथ, लैकोलिथ, ये पूछ सकते हैं आपसे कि लैकोलिथ। नेक्स्ट, ये भी पृथ्वी के अंदर, नेक्स्ट ये गुम्दाकार की आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, गुम्दाकार की आकृति। इसी तरह से आप देखिए लोपोलिथ, लोफोलिथ। नेक्स्ट, इसके बारे में जो मैंने बताया था वो कैसी तस्करी नुमा आकृति होती है। कैसी आकृति होती है, तस्करी नुमा आकृति होती है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की आकृतियां हैं जिनसे हमारे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरह से फैकोलिथ, फैकोलिथ। नेक्स्ट, ये आकृति कैसी होती है, लहरदार आकृति होती है, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट आप याद कीजिए बैथोलिथ, बैथोलिथ, ठीक है। ये आयताकार की आकृति होती है। तो इस तरह से यहाँ से ज्वालामुखी से कभी कभार हमारा कोई क्वेश्चन बनता है, ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनेगा बस उदाहरण, ये जरूर याद रखेंगे। कियालू, स्ट्राम्बोली, फ्यूज, यामा, बैरन द्वीप, नारकोंडम द्वीप। नेक्स्ट आपका याद कीजिए आप किलिमंजारो, पोपा, कोहे सुल्तान। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है ये आपको याद रखना है। यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा ज्वालामुखी से। यानी मैंने बताया कि पृथ्वी की आंतरिक गर्मी से जो लावा बाहर निकलता है, जो मैग्मा बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये जो याद रखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, फिर मैंने दूसरा बड़ा क्वेश्चन बताया, यानी ज्वालामुखी, यानी जिस मुख से ज्वाला निकले, यानी जिस मुख से आग निकले उसे ज्वालामुखी कहा जाता है। हमने पढ़ रखा है, हमें पता भी है। नेक्स्ट, ये जरूर याद रखेंगे। फिर कहा जाता है विशेष लाइन कि ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा क्या निकलता है, तो सबसे ज़्यादा निकला है जल वाष्प। परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है जल वाष्प की। सबसे पहले गैस यानी जल वाष्प निकलेगा, फिर विखंडित पदार्थ निकलेगा और फिर आपका मैग्मा यानी लावा निकलेगा। ये जो याद रखें। कितने प्रकार का होता है ज्वालामुखी, तो 3 प्रकार का है। सक्रिय, एक निरंतर ये प्रक्रिया चलती रहती है, सक्रिय, ये जो याद रखेंगे। एक हमें संभावनाएं होती है, प्रसुप्त में संभावनाएं होती है भी, हाँ शायद ज्वालामुखी निकलेगा। और एक होता है शांत और मृत ज्वालामुखी, हजारों साल पहले कभी यहाँ से ज्वालामुखी निकली थी और आगे जो संभावनाएं हैं वो नए के बराबर है। तो ये जरूर याद रखेंगे। ये ज्वालामुखी का उदाहरण है और ये हमारा टॉपिक था। नमस्कार दोस्तों।